मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट, हेडिंग बना लीजिए। देखिए पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन हम लोगों में हो रहा था वो कौन कर रहा था? हृदय कर रहा था, ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेन जो है वो हार्ट है। तो हार्ट का केवल एक ही काम है, ब्लड को पंप करना और पूरे के पूरे शरीर में सर्कुलेट करना। तो हार्ट का क्या काम है? ब्लड को पंप करना और पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करना, ठीक है। अब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो ब्लड को एक प्रेशर के कारण ब्लड में गति आ जाती है। अब जैसे किसी चीज को पूरे शरीर में बहाना है तो उसे लगातार पुश करना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा। तो ये पुश करने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। तो हार्ट हम लोग कहें या फिर हृदय को ही क्या कहा जाता है? पंपिंग ऑर्गन। जो ह्यूमन हार्ट है, इस हार्ट को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं पंपिंग ऑर्गन। तो ह्यूमन हार्ट जो है वो पंप करने वाला अंग है, जो पूरे शरीर में किसे पंप करता है? ब्लड को, ठीक है। तो चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले नोट करते हैं। पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे मानव हृदय, मानव हृदय कार्डियक ऊतक का बना होता है। जो मानव शरीर की सबसे मजबूत कोशिका है। ह्यूमन हार्ट इज फॉर्म्ड बाय कार्डियक टिश्यू, ब्रैकेट में लिख लेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट सेल। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे मानव हृदय दोहरी झिल्ली द्वारा घिरा होता है। जिसे पेरिकार्डियम झिल्ली, ब्रैकेट में लिखिएगा पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। इंग्लिश वाले लोग लिखेंगे ह्यूमन हार्ट is enclosed within double membrane called pericardium, हो गया। हिंदी वाले लोग इसके आगे लिखेंगे पेरिकार्डियम झिल्लियों के बीच, पेरिकार्डियम, हाँ नेक्स्ट पॉइंट है, पेरिकार्डियम झिल्लियों के बीच पेरिकार्डियल द्रव्य पाया जाता है। पेरिकार्डियल द्रव्य पाया जाता है जो बाह्य आघातों से
हृदय की रक्षा करता है, जो बाह्य आघातों से हृदय की रक्षा करता है। इंग्लिश वाले लोग कंटिन्यू कर लेंगे। ह्यूमन हार्ट इज इनक्लोज्ड विद इन डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम एंड between these pericardial membrane and between these pericardial membrane pericardial fluid present। बोर्ड पर लिखा हुआ है हिंदी। अच्छा, इसके आगे वाला हिंदी बोल देते हैं। एंड बिटवीन दिस मेम्ब्रेन पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट which protect heart from outer injuries, हो गया। हिंदी वाले लोग लिख लेंगे उसके आगे पेरिकार्डियल झिल्लियों के मध्य। हिंदी वाले का जो छूटा हुआ है वो लिखेंगे केवल, नहीं यही वाला है, इसी का थर्ड पॉइंट इसके आगे। पेरिकार्डियल झिल्लियों के मध्य पेरिकार्डियल द्रव्य पाया जाता है। पेरिकार्डियल झिल्लियों के मध्य, हाँ, पेरिकार्डियल द्रव्य पाया जाता है, जो बाह्य आघातों से हृदय की रक्षा करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। विभिन्न जीवों में हृदय के कक्षों की संख्या अलग अलग होती है। Different organisms have different number of chambers in their heart। पहला लिखिएगा स्तनधारी जीव प्लस पक्षी। अंग्रेजी वाले लोग लिख लेंगे मैमल्स प्लस एव्स। ब्रैकेट में लिखिएगा 4 चैम्बर हार्ट। हिंदी वाले लिख लेंगे 4 कक्षीय हृदय। 4 कक्षीय हृदय। दूसरा लिखिएगा मछली। ब्रैकेट में लिखिएगा फिश। इसमें लिखेंगे 2 चैम्बर हार्ट, 2 कक्षीय हृदय। तीसरा लिखिएगा उभयचर प्लस सरीसृप। इंग्लिश वाले लोग लिखेंगे एम्फीबियन प्लस रेप्टाइल्स। डैश देकर के लिखिएगा 3 चैम्बर हार्ट, 3 कक्षीय हृदय। अपवाद में लिखिएगा मगरमच्छ। इसमें लिख लेना 4 कक्षीय हृदय। 4 कक्षीय हृदय हो गया। चौथा लिखिएगा कॉकरोच। चौथा में लिखेंगे कॉकरोच। हाँ, कॉकरोच। कॉकरोच में लिखिएगा 13 कक्षीय हृदय, 13 चैम्बर्ड हार्ट। 13 चैम्बर्ड हार्ट, 13 कक्षीय
हृदय हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। कॉकरोच में 13 कक्षीय हृदय, 13 चैम्बर हार्ट, 13 कक्षीय हृदय। लास्ट में है एम्फीबिया प्लस रेप्टाइल्स, उभयचर प्लस सरीसृप। अपवाद में मगरमच्छ। पक्षी को इंग्लिश में एप्स कहते हैं, AVES, एप्स। हो गया, दोनों है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा, मानव हृदय दो प्रकार का दाब उत्पन्न करता है। इंग्लिश वाले लोग इसी में लिख लेंगे, ह्यूमन हार्ट अराइज्ड टू टाइप्स ऑफ प्रेशर। पहला लिखेंगे सिस्टोलिक प्रेशर, इसको हिंदी में कहते हैं संकुचन दाब। डैश देकर के इसमें लिखिएगा 120 mmHg। दूसरा लिखेंगे डायस्टोलिक प्रेशर, क्रमाकुंचन दाब, इसमें लिखिएगा 80 mmHg, 80 mmHg बताएंगे, लिख लीजिए 80 mmHg। उसके बाद लिखिएगा ब्लड प्रेशर यानी रक्त दाब बराबर 120/80 mmHg। हो गया, लिख लिए। चलिए देखिए इसको एक बार। अगला पॉइंट एक और लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट एक और लिखेंगे, एस्फिग्नो मैनोमीटर यंत्र का प्रयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है। इंग्लिश वाले लोग लिख लेंगे एस्फिग्नो मैनोमीटर is used in measuring blood pressure। एस्फिग्नो मैनोमीटर इज यूज्ड इन मेजरिंग ब्लड प्रेशर। हो गया। अब देखिए इसमें हृदय में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एक बार फटाफट देखो। ह्यूमन हार्ट जो है वो कौन से टिश्यू का बना हुआ है? कार्डियक टिश्यू का। क्वेश्चन एग्जाम में आए कि मानव शरीर का सबसे मजबूत ऊतक बताइए, तो कौन सा ऊतक बताइएगा? कार्डियक टिश्यू। ठीक है। अब ये इतना मजबूत ऊतक है कि बनता कब है? तो जब जाइगोट अपने 3rd वीक में रहता है। ठीक है। जाइगोट जब यूटेरस के अंदर, गर्भाशय के अंदर 3रे सप्ताह में रहता है, उस समय इसका हृदय बन जाता है।
और उस समय से इस हृदय का विकास शुरू होता है, बनता है जन्म माने निर्माण के तीसरे सप्ताह में, और उस समय से लेकर के कंटिन्यू कब तक, तो जब तक इंसान जीवित रहता है तब तक उसका हार्ट फंक्शन करते रहता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मानव हृदय आराम कब करता है, तो आराम खैर करता है कभी नहीं है, लेकिन जबरदस्ती बना गया है कि आराम करता है। दो धड़कनों के बीच में सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, उसके बीच का जो एकदम कम समय का माइक्रोन सेकेंड का टाइम है, उसी के बीच में मानव हृदय जो है वो क्या करता है, आराम करता है। तो आराम ऐसे करता नहीं है। इसका प्रेशर कितना 120/80 है, बहुत उच्च दाब है। अब एक आप बलून लीजिए, उसको फुलाइए और पचकाइए, 4-5 बार फुलाइएगा, क्या होगा, फट जाएगा। और मानव हृदय इतना तेजी से पंप कर रहा है, कल्पना करो ये हम लोगों के पूरे शरीर में मात्र 0.6 सेकेंड में ब्लड को भेज देता है, और इतने ही समय में ब्लड को अपने अंदर रिसीव कर लेता है। मात्र 0.6 से 0.8 सेकेंड के बीच में हार्ट पूरे कोशिकाओं में रक्त को भेज के वापस खींच लेता है। तो कितना तेजी में पंप कर रहा है। कब से पंप कर रहा है, तीसरे सप्ताह से, बनने के तीसरे सप्ताह से। कब तक करेगा, जब तक जीवित हैं तब तक। 1 मिनट भी आराम नहीं करता है। ऐसा है क्या कि रात में आप सोने जाते हैं, कहते हैं 10 मिनट बंद कर देते हैं इसको, फिर भोरे चालू करेंगे, ठीक है। तो कोई ऐसी सुविधा नहीं है, कंटिन्यूअस क्या कर रहा है, ब्लड को पंप किए जा रहा है, ठीक है। आप सो जाते हो, मस्तिष्क आराम कर लेता है, शरीर के प्रत्येक अंग आराम कर लेते हैं, किसे छोड़ के, हृदय को छोड़ के, कभी आराम नहीं करता। इससे समझ जाओ कितना मजबूत यह टिश्यू है, कार्डियक टिश्यू, इसका बना हुआ है हार्ट, जो कि मानव शरीर का क्या है, सबसे मजबूत कोशिका, सबसे मजबूत सेल होता है। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है, मानव हृदय दोहरी झिल्ली के भीतर बंद है, ठीक है। मानव हृदय कितने कक्ष का है, 4 कक्ष का, और बाहर से इसके 2 मेम्ब्रेन है। अगर 4 चैम्बर्ड का यह हार्ट हम लोग समझे तो इसके बाहर में कितने मेम्ब्रेन हो जाएंगे, 2। इसको एक क्लीन फिगर से समझते हैं, ठीक है। या अगर मान लो 4 कोष्ठीय हृदय है, तो बाहर से 2 अलग अलग झिल्लियां हैं जो कि इसे घेरे हुए हैं। इन झिल्लियों को कहा जाता है पेरिकार्डियम, ठीक है, पेरिकार्डियम। कार्डियम वर्ड का मतलब, पेरी का मतलब क्या होता है, चारों ओर, ठीक है। कार्डियम का मतलब क्या होता है, हृदय। हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। तो हृदय के चारों ओर जो यह मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन का नाम है पेरिकार्डियल। और ये जो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होता है, इस पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के बीच में यहां पर एक लिक्विड भरा हुआ है, एक द्रव्य भरा हुआ है, ठीक है। और कुछ ऐसा ही द्रव्य हम लोगों के मस्तिष्क के बीच में भी भरा हुआ है, क्रैनियल मेम्ब्रेन के बीच में। तो जो मस्तिष्क में है उसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, और जो हृदय के बीच में है इसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। बात आ रही है समझ में, पेरिकार्डियल फ्लूइड। यानी कार्डियल माने हार्ट, पेरी माने चारों ओर, तो हार्ट के मेम्ब्रेन के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब बाहर से किसी भी प्रकार का कोई चोट अगर हृदय पर लगेगा तो वह चोट हृदय तक नहीं आ पाता है। उस चोट को आने से कौन रोक देता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड रोक देता है। समझ में आ रहा है बात। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड का मुख्य कार्य क्या है, टू प्रोटेक्ट हार्ट फ्रॉम आउटर इंजरीज, हृदय को बाहरी आघातों से सुरक्षित रखना, ठीक है। तो मानव हृदय कितनी झिल्लियों से गिरा हुआ है, 2। दोनों झिल्लियों का नाम पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के बीच में कौन सा द्रव्य, पेरिकार्डियल द्रव्य। बाहरी चोटों से कौन बचाएगा, पेरिकार्डियल द्रव्य बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद है, ये वाला लाइन क्लियर हो गया। इसके बाद है कौन सा द्रव्य है, पेरिकार्डियल द्रव्य है, बाहरी आघातों से बचाएगा। अलग अलग जीवों में हृदय के कक्षों की संख्या, कक्ष मतलब यहां चेंबर, चेंबर की संख्या जो है वो अलग अलग होती है। जैसे अगर बात किया जाए मैमल्स का, तो मैमल्स जो होते हैं उनकी 3 चीजों से आप पता चलोगे करोगे मैमल है। पहला, जितने सारे स्तनधारी जीव हैं उन सबके त्वचा पर बाल मिलेगा। दूसरा, त्वचा पर ऑयल ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड, माने पसीना निकालने वाली ग्रंथि और तेल निकालने वाली ग्रंथि कहां मिलेगी, त्वचा पर। कर्ण पल्लव जो होगा, जिसको एक्सटर्नल पिन्ना कहते हैं, यह शरीर से बाहर रहेगा। ये 3 चीजों से पता चलेगा वो क्या है, मैमल है। जैसे सांप है, तो सांप के त्वचा पर किसी भी प्रकार का ऑयल ग्लैंड नहीं पाया जाता। सांप को छुइएगा तो बहुत ड्राई ड्राई लगेगा, सूखा लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ऑयल ग्लैंड नहीं है उसकी त्वचा पर, मैमल नहीं ना है वो। तो स्तनधारी जीव और पक्षी, बर्ड्स, ये जो 2 जीव हैं, इन दोनों जीवों का हृदय जो है वो कितने चैम्बर का मिलेगा, 4 चैम्बर का। तो जहां कहीं भी दिखे 4 चैम्बर का हृदय, तुरंत समझ लीजिएगा कि 4 चैम्बर वाले हृदय में अलिंद जो है, जिसको अंग्रेजी में ऑरिकिल कहते हैं, कै गो होगा, 2 गो। और दूसरा क्या है, निलय, जिसको अंग्रेजी में वेंट्रिकल कहते हैं, इसकी भी संख्या 2।
तो 4 चैम्बर हार्ट वाले जीवों में 2 अलिंद होगा और 2 क्या होगा, निलय होगा, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। आगे मैंने लिखा है फिश, तो आपको याद होगा रेस्पिरेशन में मैंने बताया था मछली में रक्त का परिसंचरण एक पथ या द्विपथ, एक पथ। मछली के हृदय में केवल कौन सा रक्त जाता है, अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ब्लड। मछली के हृदय में शुद्ध रक्त सीधा कहां जाता है, कोशिकाओं में। और हम लोगों के हृदय में 2 बार रक्त आता है, एक बार ऑक्सीजन वाला, दूसरा बार कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोगों में डबल सर्कुलेशन, मछली में सिंगल सर्कुलेशन। क्लियर है। तो फिश का हार्ट कितने चैम्बर में, 2 चैम्बर। तो 2 चैम्बर में एक ऑरिकिल है, दूसरा वेंट्रिकल है, एक ऑरिकिल एक वेंट्रिकल, एक अलिंद एक निलय। आगे है उभयचर। तो उभयचर कहते हैं जो जमीन और पानी दोनों जगहों पर रहे, जैसे मेढक हो गया, कछुआ हो गया, ये सब क्या है, उभयचर है। और सरीसृप मतलब जो रेंग के चलने वाले जीव हैं, जैसे छिपकली, जैसे गिरगिट, जैसे सांप, जैसे कछुआ, ये सब कैसा जीव है, सरीसृप, रेंग के चलने वाले जीव। ठीक है। तो जो उभयचर हैं, जमीन पानी दोनों जगहों पर रहे, जो सरीसृप हैं, इनका हृदय कितने कक्ष में, 3। क्वेश्चन आया 3 कक्ष में ऑरिकिल की संख्या, तो 2। 3 कक्षीय जो जीव होंगे उसमें ऑरिकिल मतलब अलिंद क्या होगा, 2 होगा। निलय कितना होगा, 1। तो 2 अलिंद और 1 निलय 3 कक्षीय हृदय वाले जीवों में। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा मेढक के हृदय के कितने कक्ष, तो क्या कहिएगा, 3 कक्ष। सांप के हृदय के कितने कक्ष, 3 कक्ष। याद रहेगा। अब सरीसृप और उभयचर, उभयचर जो जमीन पानी दोनों पर रहते हैं, तो घड़ियाल जो है या मगरमच्छ जो है, यह भी क्या है, उभयचर ही है, पानी और जमीन दोनों पर रहता है। तो यह उभयचर का अपवाद है, एक्सेप्शन है, जिसका हृदय कितना कक्षीय है, 4। बाद बाकी सारे उभयचर 3 कक्षीय, मगरमच्छ को छोड़ करके। मगरमच्छ 4 कक्षीय हृदय वाला जीव है। कोई दिक्कत? वेल मछली मैमल है, वेल मछली हो गई, डॉल्फिन हो गई, दोनों मैमल है। सबसे बड़ा मछली अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना है शार्क। सबसे बड़ी मछली शार्क। सबसे बड़ा स्तनधारी जीव मैमल। मैमल में कौन, ब्लू वेल। ब्लू वेल क्या है, सबसे बड़ा मैमल है। ठीक है। और दांत वाला ब्लू वेल को कहते हैं स्पर्म वेल। ठीक है। वेल की एक प्रजाति जिसमें दांत पाया जाता है उसको कहते हैं स्पर्म वेल कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे। हाँ नहीं, ब्लू वेल मछली नहीं, स्तनधारी जीव है। ब्लू वेल जो है वो स्तनधारी जीव में आता है। चलिए देखिए आगे। आगे लिखा हुआ है मानव का हृदय 2 प्रकार का दाब उत्पन्न करता है। ब्लड को पूरे शरीर में बहाना है तो प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा। तो मानव का हृदय कितना प्रेशर बनाता है, 2। एक बार क्या करेगा, सिकुड़ेगा, दूसरी बार क्या करेगा, फैलेगा। ठीक है। तो हार्ट जब सिकुड़ता है उस दाब को कहा जाता है सिस्टोलिक प्रेशर, और हार्ट जब वापस अपने स्थान पर आ जाता है तो उसको कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो जब सिकुड़ेगा तो पूरे शरीर में ब्लड को फेंकेगा, कितने के स्पीड से, 120 mmHg। समझ में आया बात, कितने से, 120 mmHg। और जब वापस अपनी अवस्था में आएगा तो ब्लड को खींच लेगा, कितना से, 80 mmHg। ठीक है। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर इसी को कहते हैं। तो सिस्टोलिक बटा डायस्टोलिक प्रेशर इज इक्वल टू ब्लड प्रेशर। रक्त दाब, ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो ब्लड प्रेशर का आइडियल रेट जो है वो कितना है, 120/80 mmHg। Hg क्या है, मरकरी है, जिसको पारा कहते हैं। लिक्विड मेटल है, क्या है, मरकरी लिक्विड मेटल है। जितने सारे मेटल होते हैं रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, ये रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, लिक्विड। ठीक है। तो लिक्विड मेटल पारा होता है। ठीक है। तो पारा से इसका मेजरमेंट किया जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर एक यंत्र होता है। ब्लड प्रेशर अगर कभी आपने मेजर करवाया होगा तो देखा होगा, हाथ में वो पट्टी बांध के उसमें देखिएगा पारा ऊपर बढ़ता है और उसी से पता चलता है। ठीक है। तो उस यंत्र का नाम क्या है, स्फिग्नोमैनोमीटर। पहले यह पारा वाला आता था, अब डिजिटल आने लगा है। ठीक है। तो स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है रक्त दाब मापने के लिए। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ा जाए। हाँ बढ़ेगा। अगर सिस्टोलिक ऊपर बढ़ रहा है तो ब्लड प्रेशर हाई है, डायस्टोलिक कम हो रहा है तो ब्लड प्रेशर लो है। ठीक है। हाँ? उसमें ऑरिकल वेंट्रिकल नहीं होता है, सेप्टम होता है, ऑरिकल वेंट्रिकल नहीं है। हाँ, वेल का भी हृदय 4 कक्षीय। हाँ हाँ, बाल उसमें नहीं रहेगा, कान वाला हिस्सा दिखता है, बाल नहीं रहता है। ऑयल ग्लैंड रहेगा। हाँ, चमगादड़ में भी रहता है। चलिए इतना हो गया।
इसके बाद देखिए, अभी लिखना नहीं है, अभी समझना है। कॉपी कलम मत उठाइएगा, समझ में नहीं आएगा। दोबारा पूछ लिया तो कबो नहीं समझाएंगे, एक बार बस समझा रहे हैं, इसलिए ध्यान से समझिएगा। देखिए, मानव हृदय जो होता है वो 4 कक्षीय है। तो मान लो, अब शेप कैसा होता है हार्ट का? त्रिकोणीय, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप होता है मानव के हृदय का। अब ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग क्या कहेंगे? दाहिना अलिंद। दाहिना अलिंद का मतलब राइट ऑरिकल, ठीक है। यह जो है इसको क्या कहेंगे? दाहिना निलय, हिंदी में कहेंगे राइट वेंट्रिकल। ये जो है यह क्या है? बायां अलिंद, लेफ्ट ऑरिकल, अलिंद। और यह जो है वह है बायां निलय। यह क्या हो गया? बायां निलय। यह हार्ट के 4 चैम्बर मानव में हम लोग देख रहे हैं। यहां पर है हम लोगों का लंग्स, फेफड़ा, ये हिस्सा हो गया लंग्स का। यह मान लो आप क्या है? मानव शरीर की कोशिकाएं हैं, यह आपका पूरा शरीर है। और इन कोशिकाओं में क्या भरा हुआ है? ग्लूकोज। इन कोशिकाओं में, इन सेल्स में क्या भरा हुआ है? ग्लूकोज। क्लियर है? अब देखो, लंग्स का क्या काम है? एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, श्वसन गैसों का क्या करता है? आदान प्रदान करेगा। माने लंग्स में एयर आएगा तो वहां से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के प्रत्येक कोशिका में क्या हो जाएगा? पहुंच जाएगा। किसकी सहायता से? लंग्स से। ध्यान से समझिए, लिखेंगे तो दोबारा नहीं बताएंगे। अब लंग्स में हम लोगों ने क्या लिया? एयर। बोलो, लिया ना? कि ऑक्सीजन लोगे? एयर। तो लंग्स में एयर आया। अब हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो वो ब्लड कहां पर जाता है? लंग्स में। और लंग्स में जब ब्लड जाएगा तो ब्लड में ऑक्सीजन सॉल्युबल है कि नहीं है? है, क्योंकि ब्लड में हीमोग्लोबिन है, ठीक है। तो यहां से जब ब्लड पंप किया, लंग्स में गया और लंग्स में एयर है, तो ब्लड के द्वारा हृदय में क्या आएगा? ये क्या आ रहा है? ब्लड प्लस एयर में से क्या आएगा? ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कल मैंने क्या बताया था? कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना? 0.03% को नेग्लिजिबल मान लें। तो यहां पर मान लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ठीक है। तो मेनली क्या आया? ब्लड प्लस ऑक्सीजन। तो ब्लड प्लस ऑक्सीजन को हम लोग कहेंगे ऑक्सीजिनेटेड ब्लड। ऑक्सीजिनेटेड ब्लड, हिंदी में कहेंगे ऑक्सीकृत रक्त। ऑक्सीकृत रक्त, ठीक है, यानी रक्त में ऑक्सीजन मिला हुआ। अब देखिए, हार्ट का यह 4 चेंबर अलग अलग पंप करता है, सेपरेटली पंप करेगा। अब आपके इस चेंबर में बायां अलिंद में आके भरा हुआ है ऑक्सीजन वाला ब्लड, और यहां पर एक वाल्व है। दूसरे कलर से इसको दिखा देते हैं। यहां पर क्या है? एक वाल्व है, ठीक है। इस वाल्व का नाम है मैट्रियल वाल्व। इस वाल्व का नाम है मैट्रियल वाल्व, या फिर इसी को कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। अब ब्लड आकर के कहां भर गया? बायां अलिंद में। अब बायां अलिंद पंप करेगा तो वो ब्लड इस वाल्व के थ्रू कहां आ जाएगा? बायां निलय में। क्वेश्चन आएगा कि बायां निलय से ब्लड को बैकफ्लो होने से कौन रोकेगा? तो मैट्रियल वाल्व। जैसे साइकिल के ट्यूब में आपने हवा भरा होगा तो ट्यूब में हवा चल जाता है, हवा बाहर भी निकल जाता है, नहीं निकलता, वाल्व ट्यूब होता है उसमें। वैसे ही हार्ट में यहां पर वाल्व लगा हुआ है। वाल्व का नाम मैट्रियल वाल्व या फिर बाइकस्पिड वाल्व है। अब ब्लड कहां आ गया? बायां निलय में। कौन सा ब्लड आया है? ऑक्सीजनेटेड। अब ये बायां निलय पंप करेगा तो वो ब्लड कहां जाएगा? आपके शरीर के सेल में। तो यहां पर भी वही ब्लड जा रहा है। कौन सा? O2 प्लस ब्लड, जिसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे, ठीक है। अब वो कहां गया? आपके शरीर के सेल में। तो जब सेल में जाएगा तो सेल में यह क्या बैठा हुआ है? ग्लूकोज। तो यह सब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड यानी ऑक्सीकृत होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो जब ग्लूकोज ऑक्सीकृत होगा तो क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, एटीपी और वाटर। अब एटीपी से क्या होगा? एनर्जी मिलेगा आपको। वाटर जो होगा इससे शरीर का तापमान नियंत्रित रहेगा। और फिर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ब्लड अभी ऑक्सीजन लेकर के आया था, इसका पूरा ऑक्सीजन खर्च हो गया कि नहीं? ऑक्सीडेशन में, ग्लूकोज को जलाने में। अब यहां से जो ब्लड जाएगा वो दाहिने अलिंद में जाएगा। क्या लेकर के? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां से जो ब्लड अब जा रहा है वह CO2 प्लस ब्लड है, जिसे कहेंगे डीऑक्सीजिनेटेड। इसे कहेंगे डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, हिंदी में कहेंगे अनऑक्सी
अनॉक्सीकृत रक्त, ठीक है, अनॉक्सीकृत रक्त इसे कहेंगे। क्लियर है? अब फिर यहां से दाहिना अलिंद क्या करेगा? पंप करेगा। तो ये ब्लड किस में भरेगा? बायां निलय में। और इस वाल्व को कहा जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व। याद रहेगा? ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड गुहा कहा जाता है हिंदी में भी। तो ये ब्लड अब कहां भर गया? दाहिने निलय में। अब दाहिना निलय फिर पंप करेगा तो ये ब्लड अब कहां जाएगा? कहां जाएगा? लंग्स में। कहां जाएगा? लंग्स में। तो लंग्स में क्या जा रहा है? CO2 प्लस ब्लड। तो लंग्स क्या करेगा? फिर यहां से कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त कर देगा, निकाल देगा, और फिर वो ब्लड अब क्या लेके आएगा? ऑक्सीजन। तो आपके हृदय में रक्त कितनी बार आया? 2 बार। एक बार ऑक्सीजन लेकर के, दूसरी बार कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के। तो हम लोगों में कैसा सर्कुलेशन? डबल, द्विपथ परिवहन। ठीक है। अब एक और चीज देखो, यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है इसका कलर आपको याद रखना है। रंग जो होता है वो चमकीला लाल होता है, ब्राइट रेड। कैसा होगा? चमकीला लाल। और जो अशुद्ध रक्त होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसका जो रंग है वह वायलेट होता है, बैगनी। कैसा होगा? बैगनी। एक और चीज यहां पर याद कर लीजिए, यहां पर एक और चीज देख लेंगे। ये वाला जो ट्यूब है जो कि आपके लंग्स से ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेकर के आ रहा है, ये वाला भाग जो है इसको क्या कहेंगे हम लोग? पल्मोनरी आर्टरी की वेन। बताइए, आर्टरी कैसे कहेंगे? वेन। पल्मोनरी वेन। ठीक है। और ये वाला जो ऑक्सीजन को लेकर के आ रहा है इसको मेन आर्टरी कहा जाएगा। मेन आर्टरी का नाम अरोटा। ये वाला जो है इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे वेना कावा। मेन वेन का नाम है वेना कावा। और ये वाला जो है इसको कहा जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। इसको कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी। चलिए समझ गए? तो इस तरह से डबल सर्कुलेशन हम लोगों के बॉडी में होता है। अब बना लीजिए इसको। हाँ, अब छाप लीजिए एकदम। इसको लिख लीजिए पूरा। सर, जो वेन ऑक्सीजन लेके जाता है वही कार्बन डाइऑक्साइड भी लेके आता है? वही? नहीं नहीं, अलग अलग है, फिर लिखवाएंगे। इसके बाद उस सबका नाम लिखवाएंगे। ये बना लीजिए पहले। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा मानव हृदय के किस भाग में शुद्ध रक्त आएगा? मानव हृदय के किस भाग में अशुद्ध रक्त आएगा? फिर क्वेश्चन पूछेगा कोशिकाओं से शुद्ध रक्त पर अशुद्ध रक्त किस में जाएगा? तो डायरेक्ट एकदम डायग्राम से याद करना पड़ेगा आपको। लगा दीजिए, इसी चल रहा है। लिख लिए है ना? लिख लीजिए।
इसमें हिंदी नाम नहीं मिलेगा, इंग्लिश ही मिलेगा। बार बार पढ़ के 2-3 बार पढ़िएगा, याद होगा। पूरा याद करने की क्या जरूरत है, आपको पढ़ाना थोड़ी कि याद होना चाहिए, बस ऑप्शन आए तो गलत टिक नहीं करना है। तो 2-3 बार पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा। अच्छा, पढ़ाना पड़ेगा स्कूल में उसका टेंशन अभी से ले रहे हैं। हाँ, तो किताब से देख के पढ़ा दीजिएगा आराम से। हाँ बोलिए। हाँ, क्या हार्ट लेफ्ट साइड में लिख लिए? आवाज नहीं आ रही आपकी। पल्मोनरी आर्टरी को बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी वो हम लिखेंगे अभी, सबका फिर करेंगे। अभी एक चीज इसमें बाकी है, वो कर देंगे। अभी इतना लिख लीजिए पहले। चलिए आगे बढ़े। अगला हेडिंग बनाइएगा रक्त वाहिनियां। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियां। आज पूछते हैं, अभी पढ़ा करके। अच्छा, आज होमवर्क दे देते हैं, ठीक, अभी बता देंगे। चलो, घटना चक्र का 4 चैप्टर याद, पूरा मानव फिजियोलॉजी याद करके आइएगा, मानव शारीरिकी। ठीक है, मानव शारीरिकी में टोटल कितना चैप्टर है? 7-8 चैप्टर है ना। 2 पेज 200 साल में खत्म होगा फिर वो। 4 चैप्टर कर लीजिए। चलिए, टोटल 7 चैप्टर है। अब वो चैप्टर जो हम बोल रहे हैं वो पढ़ाया हुआ ही है। ठीक है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, 3 चैप्टर खत्म तो हो गया। और एक चैप्टर अपने से करके आइएगा, उत्सर्जन तंत्र। एक बिना पढ़ा हुआ चैप्टर दे रहे हैं, उत्सर्जन तंत्र। ये 4 को करके आइएगा घटना चक्र से। नहीं, गारंटी चाहिए। श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये 4 चैप्टर मानव शारीरिकी में है। ठीक है, उतना करके। एक और उसमें पढ़ाए थे शुरू में, कौन सा था? जीव विज्ञान की शाखाएं। हाँ, वो भी इंक्लूड रखिएगा। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की शाखा। पाचन, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। पाचन, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन तंत्र हो गया। ये कर लीजिए घटना चक्र से। चलिए, रक्त वाहिनियों का नाम लिख लीजिए। रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियां, इसको कहते हैं ब्लड वेसल्स। हाँ, दोनों होगा। वेना कावा पूरा नाम है। ब्लड वेसल्स, इसमें लिखिएगा इनमें रक्त प्रवाहित
इनमें रक्त प्रवाहित होता है। जिन जीवों में ये पाई जाती हैं, जिन जीवों में ये पाई जाती हैं, उनमें बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। ब्रैकेट में लिख लोगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्क्यूलेटरी, इंग्लिश वाले भी लिखिएगा, लिखिए ब्लड फ्लो विदिन blood vessels those organisms carry blood vessels have close सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखिए हम लोगों का रक्त किसके अंदर बहता है? रक्त वाहिनियों में, ठीक है। तो जिन जीवों का शरीर में रक्त शिरा, धमनी और रक्त केशिका में बहता है उनको कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम लोगों में कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है? ओपन की क्लोज। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें उनका रक्त शिरा, धमनी और केशिका में नहीं बहता है, सीधे कोशिकाओं में बहते रहता है, तो उनको कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो हम लोगों में है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, कॉकरोच में है क्लोज सर्कुलेटरी, जितने ऑर्थोपोड्स है सब में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो कुछ में ओपन भी है, कुछ में क्लोज भी है, एनिमल किंगडम में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ब्लड फ्लो विद इन ब्लड वेसल्स, दोज ऑर्गेनिज्म हु कैरी ब्लड वेसल्स हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आएगा वो लिखिएगा। पहला इसमें लिखिएगा, पहला लिखेंगे धमनी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं आर्टरीज। इसमें लिखिएगा इनमें O2 प्लस ब्लड बहता है। O2 प्लस ब्लड माने ऑक्सीकृत, ठीक है, शुद्ध रक्त बहता है, लिख लेना इंग्लिश वाले लोग। इट कैरी O2 प्लस ब्लड, इट कैरी O2 प्लस ब्लड। दूसरा लिखिएगा धमनी के बाद शिरा, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेन। इसमें लिखिएगा इनमें CO2 प्लस ब्लड बहता है। इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड। हो गया। चलिए तीसरा लिखिएगा रक्त केशिकाएं, रक्त केशिकाएं इंग्लिश में कहते हैं ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज डैश देकर के लिखिएगा। ये धमनी तथा शिरा को जोड़ता है। इट कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन, इट कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन। चौथा लिखिएगा मुख्य धमनी, ब्रैकेट में लिखेंगे मेन आर्टरी, किसे कहेंगे? अरोटा। अरोटा को हिंदी में कहा जाता है महाधमनी। पांचवा लिखेंगे मुख्य शिरा, मुख्य शिरा
अंग्रेजी में कहेंगे मेन वेन, डैश दे करके लिखेंगे वेना कावा। हिंदी में कहा जाता है महाशिरा। महाशिरा लिख लिए। अब दो और लिखिएगा अपवाद में। अपवाद में लिखेंगे अपवाद, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में पहला लिखिएगा फुफ्फुस धमनी। अपवाद में पहला फुफ्फुस धमनी। कुछ लोग बहुत स्लो नहीं लिखते हैं जी, काहे लिखते हैं बहुत स्लो? अपवाद में लिखिएगा फुफ्फुस धमनी। अंग्रेजी में कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। इसमें डैश देकर के लिखिएगा CO2 प्लस ब्लड। और दूसरा लिखिएगा फुफ्फुस सिरा। अंग्रेजी में कहते हैं पल्मोनरी वेन। इसमें लिखिएगा O2 प्लस ब्लड। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन सीधा आएगा कि हम लोगों में शुद्ध रक्त किसमें बहता है, तो क्या कहिएगा? धमनी में। ठीक है, शुद्ध रक्त धमनी में, अशुद्ध रक्त सिरा में। ठीक है, जैसे पानी टंकी देखे होंगे तो पानी टंकी से पहले क्या होता है? मोटा मोटा पाइप निकलता है और उसका सप्लाई आपके घर तक आते आते कैसा पतला एकदम पाइप हो जाता है। तो वैसे ही हृदय से जो पाइप निकलेगा, जो ट्यूब निकलेगा, वो हृदय से जो ट्यूब निकलेगा वो कौन निकलेगा? मुख्य धमनी और मुख्य सिरा। यानी जो मोटा वाला पाइप है वो हृदय से निकला, मुख्य धमनी मुख्य सिरा। तो जो मुख्य धमनी है इसको अरोटा कहेंगे। और यह कैसे ब्लड को कैरी करेगा? ऑक्सीजन वाला ब्लड को कैरी करेगा। जो मुख्य सिरा है मेन वेन, ये कैसे ब्लड को कैरी करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को करेगा। इसको क्या कहेंगे? वेना कावा। ठीक है, महासिरा कहेंगे। उसके बाद है नॉर्मल धमनी, जो है वो ऑक्सीजन शुद्ध रक्त का परिवहन करेगा, सिरा जो है वो अशुद्ध रक्त का परिवहन करेगा। हम लोगों के हाथ के ऊपर धमनी होता है कि सिरा होता है? सिरा। धमनी नीचे, ऊपर में क्या? सिरा। इसी कारण से देखिएगा नीला रंग का दिखाई देता है ना, नीले रंग का। उसमें कौन सा रक्त बह रहा है? अशुद्ध रक्त, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बह रहा है। ठीक है, तो धमनी नीचे, सिरा क्या होता है? उसके ऊपर। और तीसरा क्या है? रक्त केशिका। तीसरा मैंने लिखा था, हाँ, रक्त केशिका। इसको ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। ये बहुत पतला पतला होता है, हम लोगों के बाल के जैसा पतला पतला होता है। किसी को हार्ट अटैक आता है या ब्रेन हेमरेज होता है तो उस केस में उसके शरीर का क्या फट जाता है? कैपिलरीज, सिराएं फट जाती हैं और शरीर के अंदर में ब्लड का इंडोसेक्रीशन जो होता है वो शुरू हो जाता है। समझ गए? तो ये चार चीज याद रखना है। धमनी में कैसा रक्त? और शुद्ध रक्त। सिरा में अशुद्ध रक्त। केशिका क्या करेगा? दोनों को जोड़ता है। मुख्य सिरा में अरोटा कहते हैं, मुख्य सिरा को वेना कावा कहेंगे। मुख्य धमनी को अरोटा, मुख्य सिरा को वेना कावा कहेंगे। पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड? पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध और पल्मोनरी वेन में शुद्ध। यानी आर्टरी का उल्टा हो गया। पल्मोनरी लग गया ना तो कार्बन डाइऑक्साइड, और पल्मोनरी अगर वेन में लग गया तो वो ऑक्सीजन। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना किन्हीं को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा, उत्सर्जन तंत्र। इंजेक्शन किस में दिया जाता है? दोनों में किसी में दे देंगे, दोनों में जा सकता है। और सर जो ग्लूकोज जो ला रहा है तो ये दोनों में रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड केवल ऐड हो जाता है इसमें। उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। चलिए इसको फटाफट बाइंड अप करते हैं। उत्सर्जन तंत्र को लिखिएगा उत्सर्जन तंत्र। अंग्रेजी में कहेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, देखिए अब हम लोगों के ब्लड में कभी ऑक्सीजन मिल रहा है, कभी कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, कभी ग्लूकोज मिल रहा है, तो रक्त के अंदर गंदगी आएगी कि नहीं आएगी? आएगा।
रक्त में कुछ कुछ हमेशा मिलते रहता है, कभी अमीनो एसिड, कभी प्रोटीन, कभी कार्बोहाइड्रेट, कभी लिपिड, सब चीज मिल रहा है कहां पर? रक्त में। पूरे शरीर में किसी भी चीज को घूमना है तो कौन घुमाएगा उसको? ब्लड घुमाएगा। तो ब्लड में इतने सारे चीज मिलते रहते हैं, तो ब्लड में जो इंप्यूरिटीज आ जाती हैं, अशुद्धियां आ जाती हैं, रक्त से उन्हीं अशुद्धियों को दूर करने का काम एक्सक्रीशन कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, तो इसका परिभाषा लिखिएगा इसमें, उपापचयी क्रियाओं के कारण, उपापचयी लिख देंगे, लिख लीजिएगा, हाँ, उपापचयी क्रियाओं के कारण रक्त में जमा अशुद्धियों का निष्कासन, अशुद्धियों का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट ड्यू टू metabolic activities is called excretion, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, विभिन्न जीवों में परिवेश के आधार पर उत्सर्जी पदार्थ अलग अलग होते हैं। उत्सर्जी पदार्थ अलग अलग होते हैं, ठीक है। इंग्लिश वाले लोग लिखेंगे, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स हैव different kinds of excretory waste, on basis of their habitat, अब देखो, पहला याद रखना है आपको क्या, जितने सारे मैमल्स, ठीक है, जितने सारे मैमल्स मतलब स्तनधारी जीव, इन जीवों को कहा जाता है यूरियोटेलिक। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके रक्त में जो अशुद्धि होती है वो क्या होती है? यूरिया, ठीक है। जितने स्तनधारी जीव हैं उन्हें क्या कहेंगे? यूरियोटेलिक। क्यों कहेंगे? क्योंकि रक्त में अशुद्धि किस रूप में? रेप्टाइल्स को कहते हैं सरीसृप, बर्ड्स का मतलब पक्षी, और इंसेक्ट्स का मतलब कीट। इन तीनों का जो उत्सर्जी पदार्थ है इनको कहते हैं यूरिकोटेलिक, और इनका उत्सर्जी पदार्थ है वह है यूरिक एसिड। जितनी सारी मछलियां हैं, फिश, इनको कहते हैं अमोनियोटेलिक, क्योंकि इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट है अमोनिया। अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आ जाएगा? सीधा क्वेश्चन देगा आपको कि बताओ, एक जंतु है, नाम है डॉल्फिन, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा, डॉल्फिन निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन दे देगा आपको, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, अमोनियोटेलिक, नन ऑफ दिस। क्या कहिएगा? यूरियोटेलिक। क्वेश्चन दे देगा, ब्लू व्हेल निम्नलिखित में से क्या है? तो क्या कहिएगा? यूरियोटेलिक। शार्क निम्नलिखित में से क्या है? शार्क मछली है ना यार, तो क्या हो जाएगा? अमोनियोटेलिक, ठीक है। दे देगा, कॉकरोच क्या है? कॉकरोच यूरिकोटेलिक। कॉकरोच किस में आ जाएगा? यूरिकोटेलिक। कौवा, कबूतर, गिरगिट, कछुआ, मगरमच्छ, समझ गए?
तो याद रखना एकदम बढ़िया से। जितने सारे स्तनधारी जीव हैं, शेर और बाघ हो, चमगादड़, सब किस में आ जाएगा? यूरियोटेलिक में। सबका एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होगा? यूरिया। ठीक है, तो जितने सारे स्तनधारी जीव हैं उनके रक्त में जो अशुद्धि आएगी वो यूरिया के रूप में आएगी। इस कारण से उन जीवों को कहेंगे यूरियोटेलिक। ठीक है, जितने सारे रेप्टाइल्स हैं, रेंग के चलने वाले पक्षी, इंसेक्ट, इनके रक्त में गंदगी किस रूप में रहेगी? यूरिक एसिड के रूप में, इसलिए इनको क्या कहेंगे? यूरिकोटेलिक। जितने सारे फिश हैं उनके रक्त के अंदर अशुद्धि अमोनिया के रूप में रहेगी, उनको कहेंगे अमोनियोटेलिक। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा किडनी। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे किडनी मानव शरीर का, किडनी मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। किडनी मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। किडनी इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गेन ऑफ ह्यूमन बॉडी। किडनी मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। किडनीज आर दी मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गेन ऑफ ह्यूमन बॉडी। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, किडनी का निर्माण, किडनी का निर्माण नेफ्रॉन, नेफ्रॉन द्वारा हुआ है। किडनीज आर फॉर्म्ड बाय नेफ्रॉन। किडनी का निर्माण नेफ्रॉन द्वारा हुआ है। इसलिए नेफ्रॉन को, इसलिए नेफ्रॉन को किडनी का, नेफ्रॉन को किडनी का संरचनात्मक, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई कहते हैं। So nephrons are called, so nephrons are called, nephrons are called structural and functional unit, structural and functional unit of kidney, of kidney। हो गया। चलिए, हाँ, इसलिए नेफ्रॉन को किडनी का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। समझ गए? किडनी का स्ट्रक्चरल यूनिट कौन? नेफ्रॉन। जैसे पूछे मानव शरीर किससे बना हुआ है तो क्या कहिएगा? कोशिका से। तो कोशिका को क्या कहते हैं? मानव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। तो जिससे जो अंग बनेगा वो उसका संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होगा। तो किडनी किसका बना है? नेफ्रॉन का। तो नेफ्रॉन उसका हो गया, शरीर का कोशिका का, शरीर का कोशिका हो गया। या फिर अगर पूछा जाए नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र हम लोगों का किस चीज का बना है? तो न्यूरॉन को। तो न्यूरॉन को किसका संरचनात्मक इकाई कहेंगे? किसका कहेंगे? तंत्रिका तंत्र का। आई बात समझ में? तो किडनी पूछे तो क्या कहिएगा? नेफ्रॉन। चलिए आगे लिखिएगा, एक व्यक्ति में, एक व्यक्ति में एक जोड़ी गाढ़े भूरे रंग की किडनी, गाढ़े भूरे रंग की बीन के बीज के आकार की, गाढ़े भूरे रंग की बीन के बीज के आकार की, बीन का बीज, सीड, सेम का बीज भी लिख सकते हैं, राजमा सबसे परफेक्ट। बीन के बीज के आकार की किडनी उदर गुहा के पिछले हिस्से में, एक व्यक्ति में एक जोड़ी गाढ़े भूरे रंग की किडनी, गाढ़े भूरे रंग की किडनी बीन के बीज के आकार की उदर गुहा के पिछले हिस्से में, उदर गुहा के पिछले हिस्से में स्थित होती है। A pair of dark brownish colored bean seed shape structured kidney are located in
पेल्विक रीजन ऑफ, PELVIC, पेल्विक रीजन ऑफ एब्डोमेन। ठीक है, किडनी कैसा दिखता है? बीन के सीड के जैसा। किस रंग का होगा? राजमा का बीज देखे ना, राजमा एकदम किडनी वैसा ही है। कहां पर है? तो लोग कहते हैं किडनी आगे, आगे नहीं है, यहां पे। ये पूरा एब्डोमेन हो गया, तो एब्डोमेन के पिछले हिस्से में क्या है? किडनी है। ठीक है, औसतन भार इसका होता है 230 ग्राम से लेकर के 240 या 60 ग्राम तक। ठीक है, इसका औसतन भार होता है। किडनी का मुख्य कार्य क्या है? रक्त से किस चीज को छानना? तो अगला पॉइंट लिखेंगे, किडनी का मुख्य कार्य, किडनी का मुख्य कार्य रक्त से यूरिया को छानना, रक्त से यूरिया को छानना तथा यूरिन का निर्माण करना है, तथा यूरिन का निर्माण करना है। द मेन फंक्शन ऑफ किडनी, द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिया फ्रॉम ब्लड, फिल्टर डायलिसिस। मेन किडनी क्या लिखे? द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिया फ्रॉम ब्लड एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। एक और पॉइंट लिखिएगा, किडनी का मुख्य कार्य रक्त से यूरिया को छानना और यूरिन का निर्माण करना है। हो तो गया। चलिए अगला, 3 दिनों पे, दोनों खराब है तो 3 दिनों पे डायलिसिस पढ़ाएंगे, डायलिसिस जस्ट पढ़ाएंगे। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, प्रत्येक किडनी से एक एक नलिका, प्रत्येक किडनी से एक एक नलिका निकली होती है, जिसे यूरेटर कहते हैं। यह यूरिनरी ब्लैडर, यह यूरिनरी ब्लैडर में खुलती है तथा यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा में खुलता है, यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा में खुलता है। अंग्रेजी वाले लोग लिखेंगे, ए ट्यूब arised from each kidney called ureter, which opens in urinary bladder, and this bladder opens through यूरेथ्रा। ठीक है, अब ध्यान देंगे, देखिए किडनी का आकार कैसा होगा? बीन सीड के जैसा, राजमा के बीज के जैसा। कैसा हो जाएगा जी? बीन के एकदम राजमा जैसा हो जाएगा। इसको उल्टा बना देते हैं इधर से। ठीक है, अब देखिए किडनी पूरा किस चीज का बना हुआ है? ये लग रहा है किडनी को पोलियो मार दिया है। टेढ़ा हो गया है, यो टेढ़ा हो जा रहा है, आज ही नहीं बनेगा। चलो भावना समझो। ठीक है, किडनी पूरा किस चीज से अंदर से बना हुआ है? नेफ्रॉन से। ठीक है, नेफ्रॉन का काम क्या है? चाय में चाय छाननी से चाय छानते हैं ना, ये पूरा अंदर में नेफ्रॉन है। ये क्या काम करेगा? रक्त से यूरिया छानेगा। इसको पहले बढ़िया से समझिए। देखिए पूरे हम लोगों के शरीर से अशुद्ध रक्त, इस रक्त में क्या मिला हुआ है? यूरिया। और कार्बन डाइऑक्साइड यहां नहीं है, यहां क्या है? यूरिया। क्या है यूरिया? किस में मिला हुआ है? ब्लड में। ये यूरिया वाला ब्लड कहां आता है? किडनी में। कौन लेकर के आता है? रीनल आर्टरी। कौन लेके आएगा?
रीनल आर्टरी, ठीक है। क्या लेके आ रहा है? यूरिया वाले ब्लड को किडनी में। तो किडनी के अंदर में ये जो पूरा का पूरा नेफ्रॉन है वो क्या करेगा? यूरिया को छान लेगा। और यूरिया कहां रह गया? किडनी में। यूरिया ये सब कहां रह गया? किडनी में। और फिर किडनी क्या काम करेगा? शुद्ध रक्त को, जो यूरिया छना गया, उस शुद्ध रक्त को किससे? रीनल वेन से। किससे? रीनल वेन से। कहां भेज देगा? शरीर में। तो प्योर ब्लड, ये क्या जा रहा है? प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त चला गया। तो किडनी क्या किया? रक्त से यूरिया को छान के अपने अंदर रख लिया और शुद्ध रक्त को पूरे बॉडी में सप्लाई कर दिया। अब क्या होगा? हम लोग जो पानी पीते हैं उस पानी का कुछ हिस्सा, एक हार्मोन है हम लोगों में, आगे हम लोग पढ़ेंगे, नाम है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन कौन स्रावित करता है? पीयूष ग्रंथि, प्यूटिटरी ग्लैंड। अब इस हार्मोन का क्या काम है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू किडनी। किडनी के द्वारा यह जल का पुनर्अवशोषण करता है। तो जो भी पानी हम लोगों के शरीर में है उस पानी का ADH हार्मोन के कारण रीअब्जॉर्प्शन कौन करेगा? किडनी, ठीक है। तो ये यूरिया जब पानी में मिलेगा, यूरिया प्लस वाटर, तो यूरिया पानी में क्या होता है? घुलनशील होता है। यूरिया पानी में मिल जाएगा तो क्या बना लेगा? यूरिन। तो यूरिन कौन बनाया? किडनी। तो किडनी का मुख्य काम क्या हो गया? पहला काम रक्त से यूरिया को छानना, दूसरा काम क्या हो गया? यूरिन का निर्माण करना। अब यूरिन यहां किडनी में बन गया, अब यूरिन को शरीर से रिमूव करना है। तो दोनों किडनियों से एक एक नलिका निकलती है, एक ट्यूब निकला हुआ है दोनों किडनियों से। ये जो ट्यूब निकला है इस ट्यूब को कहा जाता है यूरेटर। क्या कहेंगे? यूरेटर। अब ये यूरेटर उस यूरिन को लेकर के आएगा, ठीक है। ये क्या पास होकर के आ रहा है? यूरिन, यूरेटर से। और यूरिन उस यूरेटर को किस में जमा करेगा? यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर किसके थ्रू खुला हुआ है? यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा के माध्यम से यूरिन बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस डायग्राम को बना लीजिए फटाफट, आधा मिनट में, 30 सेकंड में बनाइए। क्या पूछ रही हैं? यूरिया प्लस ब्लड, उसके ऊपर में यूरिया प्लस वाटर, H2O। रीनल वेन के द्वारा शुद्ध रक्त को पास करेगा ना, पहले अशुद्ध रक्त को लेगा, फिर शुद्ध रक्त को शरीर में देगा, नहीं शरीर के सेल में। हो गया? अगला पॉइंट लिखिएगा। जल्दी 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 स्पीड बढ़ाइए, इस चैप्टर को खत्म करना है। और 5-6 पॉइंट लिखेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत छोटा चैप्टर है, 4-5 पॉइंट। चलिए लिखिएगा। कई बार किसमें? इस चैप्टर में, इस चैप्टर में ना मैक्सिमम 6 से 7 मिनट। लिखिए, आप लोग जितना तेजी में लिख सकें। अलार्म लगा रहे हैं 6 मिनट का। लिखिएगा, कई बार बिना पचे हुए खनिज, कई बार बिना पचे हुए खनिज, कई बार बिना पचे हुए खनिज किडनी के आंतरिक भाग में, कई बार बिना पचे हुए खनिज किडनी के आंतरिक भाग में जमा होते रहते हैं।
जमा होते रहते हैं। इन्हें पथरी, इन्हें पथरी, पथरी समझते हैं ना, पथरी ब्रैकेट में लिख लेना स्टोन, स्टोन कहते हैं, स्टोन कहते हैं। बगल वाले का कॉपी देखिए, जरूरी है कि हम ही से पूछ के लिखिएगा, जहां छूट गया पड़ोसी का देखिए कॉपी। इन्हें पथरी कहते हैं, तब टाइम बढ़ जाएगा। कई बार बिना पचे हुए खनिज किडनी के आंतरिक भाग में जमा होते रहते हैं। इन्हें पथरी कहते हैं, जिनका रासायनिक नाम, जिनका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्जेलेट, जिनका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्जेलेट है। इंग्लिश वाले लोग लिखेंगे समटाइम्स सम अनडाइजेस्टेड मिनरल्स, समटाइम्स सम अनडाइजेस्टेड मिनरल्स स्टोर इन, अनडाइजेस्टेड मिनरल स्टोर इन पेल्विक रीजन ऑफ, पेल्विक PELVIC, पेल्विक रीजन ऑफ किडनी, पेल्विक रीजन ऑफ किडनी कॉल्ड स्टोन, कॉल्ड स्टोन, कॉमा इट्स केमिकल नेम इज, इट्स केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट। अब देखिए, कई बार हम लोग ऐसा भोजन करते हैं जिसमें कुछ ऐसा मिनरल्स है जिसे बॉडी डाइजेस्ट नहीं किया, तो बॉडी डाइजेस्ट नहीं किया तो वो मिनरल कहां जाएगा, ब्लड में। अब ब्लड छानने के लिए कहां आएगा, किडनी में। और जब किडनी में ब्लड छानने के लिए आया तो वो मिनरल्स जो होते हैं वो किडनी में क्या होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं, और यही धीरे धीरे पथरी बन जाता है। तो पथरी का मतलब ईटा पत्थर नहीं होता है, वो मिनरल्स होते हैं जो किडनी छान के अपने पास रख लिया, और यही बढ़ते चले गए तो स्टोन बन जाते हैं, पथरी बन जाते हैं, जिसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा यूरिन का पीला रंग। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे यूरिन का पीला रंग यूरोक्रोम, यूरिन का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण, यूरोक्रोम के कारण तथा यूरिन में गंध, यूरिन में गंध अमोनिया, यूरिन में गंध अमोनिया के कारण होती है। इंग्लिश वाले लोग लिखेंगे द येलो कलर ऑफ यूरिन, द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू यूरोक्रोम, is due to urochrome and its odor smell, and its odor smell is due to ammonia, and its odor smell is due to ammonia। अगला पॉइंट किया, किडनी खराब होने पर, किडनी खराब होने पर रोगी को डायलिसिस, डायलिसिस, डायलिसिस दिया जाता है, दिया जाता है, बताएंगे, डायलिसिस दिया जाता है। अगला इस इंग्लिश वाले लोग लिखेंगे इन द केस ऑफ किडनी फेल्योर, इन द केस ऑफ किडनी फेल्योर पेशेंट्स आर लेइंग ऑन डायलिसिस, पेशेंट्स आर लेइंग ऑन डायलिसिस। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, डायलिसिस मशीन द्वारा, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण हीमोडायलिसिस कहलाता है, हीमोडायलिसिस कहलाता है। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू डायलिसिस मशीन, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड through dialysis machine is called hemodialysis, is called hemodialysis। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, डायलिसिस मशीन का छनना, डायलिसिस मशीन का छनना, छनना
सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। द फिल्टर कॉइल ऑफ डायलिसिस मशीन, द फिल्टर कॉइल COIL कॉइल ऑफ डायलिसिस मशीन इज फॉर्म्ड बाई सेलुलोज, इज फॉर्म्ड बाई सेलुलोज। डायलिसिस मशीन का छनना सेलुलोज का बना होता है। एक और पॉइंट लिखिएगा, डायलिसिस मशीन को कृत्रिम किडनी, डायलिसिस मशीन को कृत्रिम किडनी, हिंदी में किडनी को वृक्क कहते हैं, ठीक है ना, तो हाँ गुर्दा या वृक्क कहते हैं। तो डायलिसिस मशीन को कृत्रिम किडनी कहा जाता है। डायलिसिस मशीन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी, डायलिसिस मशीन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी। अब मान लो किसी व्यक्ति का किडनी खराब हो गया, ठीक ना, तो किडनी खराब हो जाएगा तो रक्त में यूरिया बढ़ने लगेगा। अब किडनी छान ही नहीं पा रहा है ब्लड को, तो यूरिया क्या होगा, शरीर में बढ़ेगा। जब यूरिया बढ़ेगा तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है, तो उसको क्या किया जाता है, डायलिसिस दिया जाता है। डायलिसिस की जरूरत पड़ती है जब दोनों किडनियां खराब हो जाएं उस स्थिति में, ठीक है। अब डायलिसिस एक मशीन है, एक यंत्र है। जैसे हम लोगों में जो काम नेफ्रॉन करता है, किडनी में जो काम नेफ्रॉन करता है, डायलिसिस मशीन में तो नेफ्रॉन लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि नेफ्रॉन आपका नेचुरल बनता है, गॉड गिफ्टेड है। तो नेफ्रॉन के जगह पर हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, सेलुलोज का। सेलुलोज क्या होता है, प्लांट का सेल वाल, पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। तो वही सेलुलोज यहाँ फिल्टर कॉइल के रूप में लगा दिया जाता है। फिर क्या किया जाता है, रीनल आर्टरी के द्वारा रोगी के शरीर से रक्त निकाला जाता है जिसकी किडनियां खराब हैं, और उसको कहां डाला जाता है, रक्त को डायलिसिस मशीन में। बहुत कष्टदायक पीड़ा होती है, शरीर से जब ब्लड डायलिसिस खींचता है ना मशीन, तो बहुत खतरनाक वाला दर्द होता है। तो इससे क्या होता है, डायलिसिस मशीन से रक्त खींचा जाता है और ब्लड को कहां भेजा जाता है, सेलुलोज के बने इस फिल्टर कॉइल में। और जब ब्लड सेलुलोज के इस फिल्टर कॉइल में जाएगा तो यूरिया जो होगा वो यहीं पर छना करके रह गया। यूरिया कहां रह गया, छना करके किस में, सेलुलोज के फिल्टर कॉइल में। और फिर प्योर ब्लड को टेम्पोररी कुछ देर के लिए एक जगह पर जमा करा जाता है, स्टोर किया जाता है। और इस ब्लड के, अब शरीर से खून बाहर निकला था तो किस तापमान पर निकला था, 37 डिग्री सेल्सियस। मानव रक्त का शरीर का तापमान कितना, 37 डिग्री। फॉरेनहाइट में कितना, 98.7 डिग्री फॉरेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। तो इस तापमान पर शरीर से खून निकला था, डायलिसिस हुआ, यूरिया रह गया डायलिसिस मशीन में, और प्योर ब्लड को एक जगह ठंडा करेंगे। इसे कितने डिग्री तापमान पर ले जाएंगे, 0 डिग्री। 37 से एक बार में इसके तापमान को 0 डिग्री कर देंगे। अब जैसे आप पानी को बर्फ बनाते हैं फ्रिज में रख करके, तो पानी है न किसी तापमान पर होगा, मान लो 40 डिग्री पर है, बर्फ कितना पर बनेगा, 0 डिग्री पर। तो 40 से 39, 38, 37, 36 ऐसे ना तापमान गिरेगा तब बर्फ बनेगा। लेकिन यहां पर 37 डिग्री से सीधा उसके तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस पर गिरा दिया जाता है। क्यों गिराया जाता है, क्योंकि डायलिसिस के दौरान यदि उसके रक्त में कोई वायरस आ गया, कोई पैथोजेन आ गया, तो उसको और दूसरी बीमारी लग सकती है। तो अचानक से तापमान 37 से 0 डिग्री पहुंचाने पर ब्लड के अंदर पाए जाने वाले सारे जर्म्स खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। फिर इसको तुरंत क्या किया जाएगा, 37 डिग्री पर भेजेंगे और धीरे धीरे रीनल वेन के द्वारा शरीर में क्या कर दिया जाता है, वापस चढ़ा दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को हीमोडायलिसिस कहा जाता है। रक्त का शुद्धिकरण डायलिसिस मशीन द्वारा हीमोडायलिसिस कहलाता है, ठीक है। और इस डायलिसिस मशीन को क्या कहते हैं, कृत्रिम वृक्क, आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। जैसे मानव में किसी का ये खराब हो जाए, हृदय खराब हो जाए, तो हृदय खराब हो जाए तो क्या लगाया जाता है, पेस मेकर लगाया जाता है। तो पेस मेकर को हम लोग कहते हैं कृत्रिम हृदय, आर्टिफिशियल हार्ट किसे कहा जाता है, पेस मेकर को। याद है ना, पेस मेकर को याद रखना है, नहीं याद होगा तो लिख लीजिएगा, एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है। पेस मेकर को कृत्रिम हृदय कहते हैं, आर्टिफिशियल हार्ट। वैसे ही डायलिसिस मशीन को आर्टिफिशियल किडनी कहा जाता है। हमेशा जीवन भर देना पड़ेगा, 4-4 दिन 3 दिन पर। अब बहुत महंगा भी होता है। कृत्रिम हृदय, आर्टिफिशियल हार्ट। चलिए हो गया। अब यही काम आप लोग देखे होंगे, जैसे दूध का पैकेट खरीदते हैं तो उस पर लिखा रहता है ना पास्चुराइज्ड मिल्क, लिखा रहता है ना। तो पास्चुराइज्ड मिल्क क्या होता है, दूध को एक कंटेनर में लेते हैं, ठीक है, और कंटेनर में लेकर के दूध को 73 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 30 मिनट तक क्या करते हैं, खौलाते हैं। अब एक कंटेनर लिए, उसमें दूध डाले, अब उसके तापमान को 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं बढ़ाएंगे, एक ही बार कितना, 73 डिग्री।
अगर 1-1 डिग्री करके बढ़ाओगे ना तो जो बैक्टीरिया उसके अंदर है वो सरवाइव कर जाएगा, एडॉप्ट कर जाएगा, और एक ही बार सडनली टेम्परेचर चेंज, बैक्टीरिया कन्फ्यूजिया के मर जाएगा। और जो बचा खुचा बैक्टीरिया है 30 मिनट के बाद सीधे 73 डिग्री से गिरा देंगे, कितना पर? 0 डिग्री पर। जो बचा खुचा है वो भी मर गया, समझ गया। फिर पैकेट में डाल करके उसे सेल कर दिया जाता है। तो पास्चुराइज्ड मिल्क को बिना गर्म किए हुए भी आप पी सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं, क्योंकि वो जर्म फ्री है, समझ गया। घंटे तक क्या, वो पैकेट में है, फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फट जाए तब मत पी जाइएगा। हाँ, अगर वो पैकेट फटा हुआ, खराब नहीं हुआ, फ्रीज्ड है। अमूल का जो मिल्क वगैरह आता है उसमें देखिएगा लिखा रहता है 3-3 महीना का वैलिडिटी। अमूल का पनीर खरीदिएगा, साल भर का वैलिडिटी रहता है। उसके अंदर वैसा चीज प्रिजर्वेटिव डाला जाता है जिससे वो खराब नहीं होता। 100 डिग्री पर उबाल आता है उसमें दूध। चलिए ठीक है, इतना खत्म। अगले क्लास में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बोलिए।